जय हिंद दोस्तों, लेस्ट स्टडी 41 में आप लोगों का स्वागत है। मैं हूं घनश्याम यादव। दोस्तों, मेरे द्वारा आप लोगों को ऑल कंपटीशन से संबंधित प्रश्नों को हल कराया जा रहा है। और दोस्तों, सबसे पहले मेरे द्वारा आप लोगों को भारत के प्राचीन इतिहास के बारे में पढ़ाया जा रहा है। और दोस्तों, अभी जो चैप्टर चल रहा है भारत के प्राचीन इतिहास के बारे में, वो चल रहा है चंद्रगुप्त मौर्य का काल। और दोस्तों, हमने चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़ा दिया, फिर उसके पुत्र बिंदुसार के बारे में पढ़ा दिया। और दोस्तों, अब बिंदुसार का पुत्र अशोक के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे, यानी कि आज का चैप्टर होगा सम्राट अशोक के बारे में। लेकिन आज के चैप्टर को पढ़ने से पहले सबसे पहले हर दिन की तरह चलिए सबसे पहले कल के चैप्टर को रिवीजन करते हैं, फिर दोस्तों आज का चैप्टर अशोक के बारे में पढ़ते हैं। तो दोस्तों, आइए सबसे पहले कल का चैप्टर हम लोग रिवीजन करते हैं। तो दोस्तों, कल के चैप्टर में हम पढ़ा रहे थे मौर्य साम्राज्य के बारे में, और उसमें भी चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में हमने पढ़ाया कल के चैप्टर में। और उसके बाद बिंदुसार के बारे में हमने पढ़ाया था कल के चैप्टर के बारे में। तो आइए दोस्तों देखते हैं कि कल के चैप्टर में हम लोगों ने क्या पढ़ा था। तो दोस्तों, कल के चैप्टर का सबसे पहला प्रश्न बना था, चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म के अनुयायी थे। तो दोस्तों, हमने आपको बताया था चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म के अनुयायी थे। किस धर्म के अनुयायी थे? जैन धर्म के अनुयायी थे। फिर अगला प्रश्न बना था, चंद्रगुप्त मौर्य ने किससे दीक्षा ली थी। तो दोस्तों, हमने आपको बताया था चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु भद्रबाहु से दीक्षा ली थी। किससे दीक्षा ली थी? अपने गुरु भद्रबाहु से दीक्षा ली थी। फिर अगला प्रश्न बना था, मेगास्थनीज नामक विदेशी यात्री किसके समय में भारत आया। तो दोस्तों, इसका उत्तर बना था, मेगास्थनीज नामक विदेशी यात्री चंद्रगुप्त मौर्य के समय में भारत आया था। किसके समय में? चंद्रगुप्त मौर्य के समय में भारत आया था। फिर अगला प्रश्न बना था, सेल्यूकस निकेटर का राजदूत कौन था। तो हमने आपको बताया था सेल्यूकस निकेटर का राजदूत मेगास्थनीज था। सेल्यूकस निकेटर का राजदूत मेगास्थनीज था। फिर हमने आपको बताया था मेगास्थनीज ने कौन सी पुस्तक लिखी थी। तो दोस्तों, इसका उत्तर बना था, मेगास्थनीज ने इंडिका नामक पुस्तक लिखी थी। कौन सी पुस्तक? इंडिका नामक पुस्तक लिखी थी। और फिर अगला प्रश्न बना था, भारत में संस्कृत भाषा का सबसे बड़ा अभिलेख कौन सा है। तो दोस्तों, हमने आपको बताया था भारत में संस्कृत भाषा का सबसे बड़ा अभिलेख रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख है। भारत में संस्कृत भाषा का सबसे बड़ा अभिलेख रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख है। फिर अगला प्रश्न बना, जूनागढ़ अभिलेख से हमें किस चीज़ की जानकारी मिलती है। तो दोस्तों, हमने आपको बताया जूनागढ़ अभिलेख से हमें सुदर्शन झील की जानकारी मिलती है। किसकी जानकारी मिलती है? सुदर्शन झील की जानकारी मिलती है। फिर अगला प्रश्न बना था, सुदर्शन झील किस इलाके में स्थित है। तो दोस्तों, इसका उत्तर बना था, सुदर्शन झील सौराष्ट्र वाले इलाके में स्थित है, जो दोस्तों गुजरात में पड़ता है। यहाँ देखेंगे पिक्चर के माध्यम से कि यहाँ पर गुजरात है, जो कि जूनागढ़ अभिलेख है, इसे गिरनार भी कहते हैं। फिर अगला प्रश्न बना था, सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया था। तो हमने आपको बताया था सुदर्शन झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के राज्यपाल पुष्यगुप्त ने करवाया था। दोस्तों, ध्यान देंगे, यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होंगे, चंद्रगुप्त मौर्य भी लिख सकते हैं आप, चूँकि सुदर्शन झील का निर्माण पुष्यगुप्त करवा रहा है, लेकिन किसके आदेश पर करवा रहा है? चंद्रगुप्त मौर्य के आदेश पर करवा रहा है। और चंद्रगुप्त मौर्य का राज्यपाल कौन था? पुष्यगुप्त था। तो आप उत्तर लिखेंगे कि सुदर्शन झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था। फिर अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना प्राण कब त्यागा। तो इसका उत्तर बना था, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना प्राण 298 ईसा पूर्व में कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में जैन विधि यानी संलेखना पद्धति द्वारा अपना प्राण त्यागा था। फिर अगला प्रश्न आया बिंदुसार के बारे में कि किसके बारे में कहा जाता है कि पिता का पुत्र और पुत्र का पिता था। तो दोस्तों, ये बिंदुसार के बारे में कहा जाता है कि वह पिता का पुत्र था और पुत्र का पिता था। फिर अगला प्रश्न बना था, सीरिया के शासक एंटियोकस ने
अपना राजदूत डायमेकस को किसके दरबार में भेजा था? तो दोस्तों इसका उत्तर बना था सीरिया का शासक एंटियोकस ने अपना राजदूत डायमेकस को बिंदुसार के दरबार में भेजा था। किसके दरबार में भेजा था? बिंदुसार के दरबार में भेजा था। फिर अगला प्रश्न बना था चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र कौन थे? तो दोस्तों इसका उत्तर बना था चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र बिंदुसार थे और बिंदुसार के पुत्र अशोक। फिर अगला प्रश्न बना बिंदुसार को और किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों बिंदुसार को अमित्रघात के नाम से जाना जाता है, भद्रसार के नाम से जाना जाता है, सिंहसेन के नाम से जाना जाता है और 16 राज्यों का विजेता के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों अमित्रघात का मतलब शत्रु विनाशक होता है और वायु पुराण में भद्रसार का चर्चा किया गया है और जैन धर्म में सिंहसेन का चर्चा किया गया। और दोस्तों बौद्ध विद्वान तारानाथ ने बिंदुसार को 16 राजाओं का विजेता कहा था। फिर अगला प्रश्न बना बिंदुसार किस संप्रदाय के अनुयायी थे? तो इसका उत्तर बना था बिंदुसार आजीवक संप्रदाय के अनुयायी थे। किसके? आजीवक संप्रदाय के अनुयायी थे। फिर अगला प्रश्न बना था आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो दोस्तों आजीवक संप्रदाय के संस्थापक मखलीपुत्र गोसाल थे। कौन थे? मखलीपुत्र गोसाल थे। और दोस्तों बिंदुसार के बड़े बेटे का क्या नाम था और छोटे बेटे का क्या नाम था? तो इसका उत्तर बना बिंदुसार के बड़े बेटे का नाम सुसीम और छोटे बेटे का नाम अशोक था। तो दोस्तों इस तरह से कल के प्रश्न उत्तर को हम लोगों ने दोहरा लिया और अब आइए आज के प्रश्न उत्तर के बारे में देखते हैं, यानी कि आज के चैप्टर के बारे में देखते हैं कि आज के चैप्टर में क्या क्या पढ़ने को मिलता है। तो दोस्तों आइए आज के चैप्टर को पढ़ना प्रारंभ करते हैं। तो दोस्तों आज के चैप्टर में हमको पढ़ना है अशोक के बारे में। आज के चैप्टर में हम लोग को पढ़ना है अशोक के बारे में, लेकिन अशोक के बारे में पढ़ने से पहले आइए थोड़ी सी जानकारी कहानी के रूप में आपको बताते हैं अशोक के बारे में, फिर दोस्तों चैप्टर को पढ़ना प्रारंभ करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताऊं अशोक का जन्म 304 बीसी में हुआ था और इनका राज्याभिषेक 296 बीसी में हुआ, यानी जन्म हो रहा है 304 बीसी में और इनका राज्याभिषेक हो रहा है 269 बीसी में, यानी ईसा पूर्व में। और दोस्तों राज्याभिषेक के 8वें वर्ष में यानी कि 261 बीसी में, राज्याभिषेक के 8वें वर्ष यानी 261 बीसी में इन्होंने कलिंग युद्ध किया, यानी कि उड़ीसा का युद्ध किया। कलिंग को उड़ीसा भी कहते हैं, यानी उड़ीसा ही कलिंग है। तो दोस्तों राज्याभिषेक के 8वें वर्ष यानी 261 ईसा पूर्व में अशोक के द्वारा कलिंग का युद्ध किया जाता है। और दोस्तों जिस समय कलिंग का युद्ध किया जाता उस समय कलिंग के राजा नंदराज थे। तो दोस्तों राज्याभिषेक के 8वें वर्ष 261 ईसा पूर्व में कलिंग युद्ध करते हैं अशोक, और जिस समय कलिंग युद्ध करते हैं उस समय कलिंग का राजा नंदराज थे। और दोस्तों जब कलिंग युद्ध करते हैं और उसमें बहुत ही मार धाड़ यानी बहुत ही कह सकते हैं कि हृदय विदारक कह सकते हैं कि युद्ध हुआ था, और उसमें छोटे बच्चों से लेके बुजुर्ग तक को मारा गया था। 2 साल का बच्चा, 2 महीने का बच्चा, औरत मर्द किसी को नहीं देखा गया। बहुत ही हिंसा हुआ था। और जब इस तरह से हिंसा हुआ, युद्ध समाप्त होता है, तो अशोक देखते हैं कि हमने क्या कर डाला, यानी छोटे छोटे बच्चों को मरवा डाला, वृद्ध व्यक्ति को मरवा दिया, औरत इसमें मरे हैं, 2 साल के, 2 महीने के, 4 महीने के बच्चे मरे हैं। तो उनका हृदय परिवर्तन हो जाता है। दोस्तों उनका क्या होता है? हृदय परिवर्तन हो जाता है और भैरी घोष यानी कि हिंसा की नीति को छोड़ करके धम्म घोष अहिंसा की नीति को अपना लेते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, इतना युद्ध होने के बाद अशोक का हृदय परिवर्तन हो जाता है और भैरी घोष नीति को छोड़ करके धम्म घोष नीति को अपनाते हैं। भैरी घोष नीति का मतलब होता है हिंसा की नीति और धम्म घोष का मतलब होता है अहिंसा की नीति। भैरी घोष मतलब लड़ाई करना, युद्ध करना, लेकिन धम्म घोष का मतलब होता है कि कोई लड़ाई नहीं करना है, कोई युद्ध नहीं करना, यानी कि हिंसा की नीति को छोड़ करके अहिंसा की नीति अपना लेता है। कौन? अशोक। यानी भैरी घोष की नीति को छोड़ करके धम्म घोष की नीति अशोक के द्वारा अपना लिया जाता है। और दोस्तों उसके बाद अशोक के द्वारा, दोस्तों ध्यान दीजिएगा, राज्याभिषेक के 10वें वर्ष वो गया चले गए।
ध्यान दीजिएगा, राजाभिषेक के 8वें वर्ष में 261 ईसा पूर्व में इनके द्वारा कलिंग का युद्ध किया जाता है। और कलिंग का युद्ध करने के बाद दोस्तों अशोक का हृदय परिवर्तन होता है। अब वो क्या करते हैं, धम्म घोष नीति को अपनाते हैं, भैरी घोष नीति को छोड़ करके, और राजाभिषेक के 10वें वर्ष वो गया चले जाते हैं। यानी युद्ध की नीति अब छोड़ देते हैं, अहिंसा की नीति पर आ जाते हैं। और राजाभिषेक के 10वें वर्ष वो गया जाते हैं। उसके बाद राजाभिषेक के 20वें वर्ष लुम्बिनी जाते हैं, नेपाल चले जाते हैं। और दोस्तों इस तरह से वो क्या करते हैं, कलिंग युद्ध के बाद मतलब अपने देश का भ्रमण करते हैं। और धम्म घोष की यात्रा राजाभिषेक के 8वें वर्ष से ही प्रारंभ कर देते हैं। समझिएगा, राजाभिषेक के 8वें वर्ष यानी 261 ईसा पूर्व में ही उन्हें कलिंग का युद्ध किया। और कलिंग का युद्ध करने के तत्काल बाद यानी धम्म घोष की यात्रा राजाभिषेक के 8वें वर्ष से ही प्रारंभ कर देते हैं। धम्म घोष की यात्रा राजाभिषेक के 8वें वर्ष से ही प्रारंभ कर देते हैं। और 10वें वर्ष में वो गया जाते हैं। और फिर 20वें वर्ष में कहाँ जाते हैं, लुम्बिनी नेपाल जाते हैं। और दोस्तों इस प्रकार से जब इनका हृदय परिवर्तन हो गया तो वो हिंसा की नीति को छोड़ करके अहिंसा की नीति अपनाए, यानी भैरी घोष की नीति छोड़ करके धम्म घोष की नीति को अपना लिए थे। और दोस्तों यहाँ पर प्रश्न और बनता है कि कैसे पता चला कि कलिंग युद्ध हुआ था। तो खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख से कलिंग युद्ध की जानकारी मिलती है। प्रश्न आएगा, कलिंग युद्ध की जानकारी का पता कैसे चला? तो दोस्तों आप उत्तर देंगे, खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख से कलिंग युद्ध की जानकारी मिलती है। और दोस्तों अशोक के 13वें शिलालेख से कलिंग युद्ध की जानकारी मिलती है। अशोक के 13वें शिलालेख से कलिंग युद्ध की जानकारी मिलती है। और खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख से भी कलिंग युद्ध की जानकारी मिलती है। तो दोस्तों इस प्रकार से मैंने आपको बताया कि अशोक का पहले नीति क्या थी। पहले नीति थी भैरी घोष की नीति यानी हिंसा की नीति थी। लेकिन जब कलिंग का युद्ध होता है और उसमें छोटे से छोटे बच्चों लेकर के, महिला से लेकर के बुजुर्ग की हत्या होती है तो उनका हृदय परिवर्तन हो जाता है। और दोस्तों भैरी घोष यानी हिंसा की नीति को छोड़ करके धम्म घोष यानी अहिंसा की नीति अशोक द्वारा अपना लिया जाता है। तो दोस्तों आइए, थोड़ी सी जानकारी मैंने अशोक के बारे में दिया। अब दोस्तों आइए आज का क्लास प्रारंभ करते हैं कि और सारी क्या जानकारियां अशोक के इस चैप्टर में मिलता है। तो दोस्तों आज का सबसे पहले प्रश्न बना, अशोक का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो दोस्तों आप उत्तर देंगे, अशोक का जन्म 304 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में हुआ था। ध्यान दीजिएगा, अशोक का जन्म कहाँ हो रहा है? पाटलिपुत्र में हो रहा है। और दोस्तों कब हो रहा है? तो दोस्तों 304 ईसा पूर्व में हो रहा है। तो प्रश्न पूछेगा अशोक का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो आप उत्तर देंगे, अशोक का जन्म 304 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में हुआ था। फिर अगला प्रश्न बना, बौद्ध ग्रंथों के अनुसार अशोक ने राजा बनने के लिए अपने कितने भाइयों की हत्या की थी? तो दोस्तों बौद्ध ग्रंथों के अनुसार अशोक ने राजा बनने के लिए अपने 99 भाइयों की हत्या की थी। ध्यान देंगे, बौद्ध ग्रंथों के अनुसार अशोक ने राजा बनने के लिए अपने 99 भाइयों की हत्या कर दी थी। दो प्रश्न बना, अशोक का जन्म कब और कहाँ हुआ? आप उत्तर देंगे, अशोक का जन्म 304 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में हो रहा है। और दोस्त बौद्ध ग्रंथों के अनुसार अशोक ने राजा बनने के लिए अपने 99 भाइयों की हत्या कर दी थी। फिर अगला प्रश्न बन रहा है, अशोक का राज्याभिषेक कब हुआ था? तो दोस्तों अशोक का राज्याभिषेक 269 ईसा पूर्व में हो रहा है। अशोक का राज्याभिषेक 269 ईसा पूर्व में हो रहा है। और दोस्तों अगला प्रश्न बना, सम्राट बनने से पहले अशोक कहाँ के राज्यपाल थे? दोस्तों इसका उत्तर देंगे, सम्राट बनने से पहले अशोक अवंती के राज्यपाल थे। सम्राट बनने से पहले अशोक अवंती के राज्यपाल थे। तो दोस्तों अशोक का राज्याभिषेक कब हुआ? तो दोस्तों अशोक का राज्याभिषेक
269 ईसा पूर्व में हो रहा है और सम्राट बनने से पहले अशोक अवंती के राज्यपाल थे। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, अभी जो मैं आपको बता रहा हूँ कि सम्राट बनने से पहले अशोक अवंती के राज्यपाल थे, तो दोस्तों ध्यान देंगे कल के चैप्टर में, ध्यान दीजिएगा, कल के चैप्टर में हमने आपको बताया था नक्शा बना करके ऐसे कि यहाँ पर मगध पर कौन राज कर रहा था, तो दोस्तों बिंदुसार राज कर रहा था। यहाँ अवंती में कौन राज कर रहा था, अशोक कर रहा था। और दोस्तों यहाँ ऊपर में जो कश्मीर था, यहाँ पर कौन राज कर रहा था, तो सुसीम राज कर रहा था। तो जब यहाँ पर क्या बोलते हैं कश्मीर में विद्रोह हुआ तो बिंदुसार ने अशोक को कहाँ भेजा था, अवंती में भेजा था। तो सम्राट बनने से पहले अशोक कहाँ के राज्यपाल थे, यही प्रश्न पूछ रहा है। तो दोस्तों सम्राट बनने से पहले अशोक अवंती के राज्यपाल थे। कहाँ के, अवंती, यहाँ देखिएगा अवंती था, यहाँ के राज्यपाल थे। तो प्रश्न आएगा कि अशोक का राज्याभिषेक कब हुआ, उत्तर देंगे अशोक का राज्याभिषेक 269 ईसा पूर्व में हो रहा है। और सम्राट बनने से पहले अशोक कहाँ के राज्यपाल थे, तो आप उत्तर देंगे सम्राट बनने से पहले अशोक अवंती के राज्यपाल थे। फिर अगला प्रश्न बना, अशोक के पिता का क्या नाम था, तो दोस्तों अशोक के पिता का नाम बिंदुसार था। पहले ही मैंने आपको बताया चंद्रगुप्त का बेटा बिंदुसार, बिंदुसार का बेटा अशोक, अशोक का पिता बिंदुसार और बिंदुसार का पिता चंद्रगुप्त मौर्य। तो दोस्तों यहाँ प्रश्न बन रहा है अशोक के पिता का क्या नाम, तो दोस्तों उत्तर देंगे अशोक के पिता का नाम बिंदुसार था। क्या था, बिंदुसार था। फिर अगला प्रश्न बना, अशोक के माता का क्या नाम था, तो दोस्तों अशोक के माता का नाम शुभद्रांगी था। क्या था, शुभद्रांगी था। अशोक के पिता का नाम बिंदुसार था और अशोक के माता का नाम शुभद्रांगी था। प्रश्न आएगा अशोक के पिता का नाम बिंदुसार है, अशोक के माता का नाम शुभद्रांगी है। फिर अगला प्रश्न बन रहा है, अशोक ने आजीवक संप्रदाय के लिए कितने गुफाओं का निर्माण करवाया था, तो दोस्तों अशोक ने आजीवक संप्रदाय के लिए बराबर के पहाड़ियों में 4 गुफाओं का निर्माण कराया था। ध्यान दीजिएगा, अशोक की नीति बहुत ही सहिष्णु थी। उनका कहना था, यानी अशोक का कहना था, आप अपने धर्म को मानिए, उस पर कोई ज़बरदस्ती नहीं करेगा, लेकिन दूसरे का धर्म का भी सम्मान करिए। इसीलिए अशोक ने आजीवक संप्रदाय के लिए बराबर की पहाड़ियों में 4 गुफाओं का निर्माण करवाया था। ध्यान दीजिएगा, इस प्रकार से अशोक बहुत ही सहिष्णु था और सबके धर्म को मानता था। किसी के ऊपर ये अपने धर्म को थोपता नहीं था। कहता था सब लोग अपने धर्म को माने लेकिन सबका सम्मान करें। तो प्रश्न आएगा अशोक ने आजीवक संप्रदाय के लिए कितने गुफाओं का निर्माण करवाया था, आप उत्तर देंगे अशोक ने आजीवक संप्रदाय के लिए बराबर के पहाड़ियों में 4 गुफाओं का निर्माण करवाया था। फिर अगला प्रश्न बना, अशोक का शासन काल कब से कब तक रहा, दोस्तों इसका उत्तर है अशोक का शासन काल 273 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व तक रहा था। अगला प्रश्न, अशोक को पुराणों में किस नाम से जाना जाता है, तो दोस्तों अशोक को पुराणों में अशोक वर्धन के नाम से जाना जाता है। अशोक को पुराणों में अशोक वर्धन के नाम से जाना जाता है। प्रश्न आ रहा है अशोक को पुराणों में किस नाम से जाना जाता है, तो आप उत्तर देंगे अशोक को पुराणों में अशोक वर्धन के नाम से जाना जाता है। और फिर अगला प्रश्न बना, अशोक को जूनागढ़ अभिलेख में किस नाम से जाना गया, तो दोस्तों अशोक को जूनागढ़ अभिलेख में अशोक मौर्य के नाम से जाना गया। ध्यान दीजिएगा, अशोक को कई प्रकार के नामों से कई जगह जाना गया। इसी तरह से प्रश्न आएगा अशोक को पुराणों में किस नाम से जाना गया, तो अशोक को पुराणों में अशोक वर्धन के नाम से जाना गया। और अशोक को जूनागढ़ अभिलेख में किस नाम से जाना गया, तो दोस्तों अशोक को जूनागढ़ अभिलेख में अशोक मौर्य के नाम से जाना गया। ध्यान दीजिएगा, आगे और भी बहुत इसके नाम होंगे अशोक के, हर जगह अलग अलग इनके नाम मिलेंगे। तो 2 क्लियर हो गया, अशोक को जूनागढ़ अभिलेख में अशोक मौर्य के नाम से जाना जा रहा है और अशोक को पुराणों में अशोक वर्धन के नाम से जाना जा रहा है। दोस्तों मैं बार बार रिपीट इसलिए करता हूं कि आप लोगों को यही याद हो जाए। ध्यान दीजिएगा,
इसका कारण यही है बार बार रिपीट करने का, ताकि आप लोगों का जो प्रश्न है इसका उत्तर यही क्लियर हो जाए और याद हो जाए। फिर अगला प्रश्न बना, अशोक को मास्की, गुर्जरा एवं नेत्तूर एवं उडेगोलम लेख में किस नाम से जाना गया? ध्यान दीजिएगा। देखिए यहाँ पर अगला प्रश्न रहा है कि अशोक को मास्की, गुर्जरा, नेत्तूर और उडेगोलम लेख में किस नाम से जाना गया? तो दोस्तों इसका उत्तर है अशोक को मास्की, गुर्जरा, नेत्तूर एवं उडेगोलम लेख में अशोक नाम से जाना गया। अशोक नाम से जाना गया। देखिए यहाँ पर अशोक वर्धन के नाम से जाना गया, यहाँ पर अशोक मौर्य के नाम से जाना गया, यहाँ पर सिर्फ अशोक के नाम से जाना जा रहा है। तो प्रश्न आएगा कि अशोक को मास्की, गुर्जरा, नेत्तूर एवं उडेगोलम लेख में किस नाम से जाना गया? आप उत्तर देंगे अशोक को मास्की, गुर्जरा, नेत्तूर एवं उडेगोलम लेख में अशोक के नाम से जाना गया। फिर अगला प्रश्न आया, अशोक को अभिलेख लिखने की प्रेरणा कहाँ से मिली थी? जो अशोक अभिलेख लिखे उसकी प्रेरणा कहाँ से मिली, यानी किससे वो प्रोत्साहित होकर के अभिलेख लिखना प्रारंभ किए? तो दोस्तों इसका उत्तर बनेगा अशोक को अभिलेख लिखने की प्रेरणा ईरान के शासक डेरियस से मिली थी। यानी कि ईरान के एक शासक हुआ करते थे जिनका नाम था डेरियस, उनके द्वारा अशोक को अभिलेख लिखने की प्रेरणा मिली थी। तो दोस्तों प्रश्न आएगा अशोक को अभिलेख लिखने की प्रेरणा कहाँ से मिली? आप उत्तर देंगे अशोक को अभिलेख लिखने की प्रेरणा ईरान के शासक डेरियस से मिली थी। फिर अगला प्रश्न आया, अशोक के अभिलेख को कितने लिपि में लिखा गया? तो दोस्तों इसका उत्तर देंगे अशोक ने अपने अभिलेख को 4 भाषा में लिखवाया। कितने भाषा में? 4। पहला ब्राह्मी भाषा में, फिर दूसरा खरोष्टी भाषा में, तीसरा अरमाइन भाषा में और चौथा ग्रीक भाषा में। अशोक ने अपने अभिलेख को 4 भाषा में लिखवाया। पहला ब्राह्मी, दूसरा खरोष्टी, तीसरा अरमाइन और चौथा ग्रीक। प्रश्न आएगा अशोक ने अपने अभिलेख को कितने लिपि में लिखवाया या लिखा? तो दोस्तों इसका उत्तर देंगे अशोक ने अपने अभिलेख को 4 भाषा में लिखवाया था। पहला ब्राह्मी, दूसरा खरोष्टी, तीसरा अरमाइन और चौथा ग्रीक। इसमें दोस्तों जो ब्राह्मी लिपि है ये भारत में मिलती है। जो ब्राह्मी लिपि है वो भारत में मिली, और दूसरा खरोष्टी लिपि पाकिस्तान से मिली दोस्तों, और अरमाइन लिपि अफ़गानिस्तान से मिली, और ग्रीक लिपि अफ़गानिस्तान से मिली थी। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, जो ब्राह्मी लिपि है कहाँ मिल रही है? भारत में मिल रही है। और जो खरोष्टी लिपि है वो कहाँ मिली दोस्तों? पाकिस्तान में मिली। और जो अरमाइन लिपि है अफ़गानिस्तान से मिली। और दोस्तों जो ग्रीक लिपि है ये अफ़गानिस्तान के उत्तरी सीमा से मिली थी। अफ़गानिस्तान के उत्तरी सीमा से ग्रीक लिपि मिली थी। तो इस प्रकार प्रश्न आएगा कि अशोक ने अपने अभिलेख को कितने लिपि में लिखवाया या लिखा गया? तो दोस्तों उत्तर देंगे अशोक ने अपने अभिलेख को 4 भाषाओं में लिखवाया, यानी लिपि में लिखवाया। पहला ब्राह्मी, दूसरा खरोष्टी, तीसरा अरमाइन, चौथा ग्रीक। और ये चारों लिपियाँ कहाँ कहाँ पाई गईं इसका दोस्तों मैंने आपको बता दिया कि ब्राह्मी लिपि भारत में पाई जा रही है, खरोष्टी लिपि पाकिस्तान में पाई जा रही है, अरमाइन लिपि अफ़गानिस्तान में पाई जा रही है, और दोस्तों ग्रीक लिपि अफ़गानिस्तान के उत्तरी सीमा में पाई जा रही है। फिर अगला प्रश्न बना, खरोष्टी लिपि किधर से किधर लिखा जाता था? यानी खरोष्टी लिपि किस साइड से किस साइड तक के तरफ लिखा जाता था? तो दोस्तों उत्तर लिखेंगे खरोष्टी लिपि दाएं से बाएं की तरफ लिखा जाता था, यानी इधर से इधर लिखा जाता था, ऐसे। ठीक है, ऐसे लिखा जाता था, दाएं से बाएं की तरफ। जैसे उर्दू भी दोस्तों दाएं से बाएं की तरफ ही लिखा जाता है, लेकिन हम लोग जो पढ़ते हैं जैसे हमने हिंदी लिखा है वो क्या बाएं से दाएं, इधर से इधर लिखा गया है, बाएं से दाएं लिखा गया है। तो दोस्तों प्रश्न बनेगा खरोष्टी लिपि किधर से किधर के तरफ लिखा जाता है? तो दोस्तों उत्तर देंगे खरोष्टी लिपि दाएं से बाएं की तरफ लिखा जाता है। फिर अगला प्रश्न बना, अशोक के अभिलेख को लिखने के लिए कहाँ से पत्थर का प्रयोग किया गया?
यानी कि जो अशोक के अभिलेख लिखे जाते थे वो पत्थर कहाँ का था, ये प्रश्न आ रहा है कि अशोक के अभिलेख को लिखने के लिए कहाँ के पत्थर का प्रयोग किया गया। तो दोस्तों उत्तर देंगे आप, अशोक के अभिलेख को लिखने के लिए चुनार के पत्थरों का प्रयोग किया गया था। ध्यान दीजिएगा, चुनार से पत्थर मंगवा करके उसका प्रयोग किया जाता था अशोक के अभिलेख को लिखने के लिए। अशोक के अभिलेख को लिखने के लिए चुनार के पत्थर का प्रयोग किया जाता था। तो प्रश्न बनेगा, अशोक के अभिलेख को लिखने के लिए कहाँ के पत्थर का प्रयोग किया जाता था। तो दोस्तों उत्तर देंगे, अशोक के अभिलेख को लिखने के लिए चुनार के पत्थर का प्रयोग किया जाता था। फिर अगला प्रश्न बना, अशोक के अभिलेखों को सबसे पहले किसने खोजा था। अब ध्यान दीजिए, अशोक के अभिलेख ब्राह्मी में लिखा गया, खरोष्टी में लिखा गया, अरमाइन में लिखा गया, ग्रीक में, यानी 4 भाषा में लिखा गया। ठीक है, और कहाँ कहाँ पाया गया मैंने इसको बता दिया। लेकिन अभी प्रश्न आ रहा है, अशोक के अभिलेखों को सबसे पहले किसने खोजा था। दोस्तों अशोक का काल पीरियड समाप्त हो गया, कहानी खत्म हो गई। अब प्रश्न आया कि अशोक के अभिलेखों को सबसे पहले किसने खोजा था। तो दोस्तों इसका उत्तर बना, अशोक के अभिलेखों को सबसे पहले पैंथेलर नामक व्यक्ति थे, उनके द्वारा खोजा गया था। अशोक के अभिलेखों को सबसे पहले, ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले पैंथेलर नामक व्यक्ति थे, उनके द्वारा खोजा गया था। प्रश्न आएगा, अशोक के अभिलेखों को सबसे पहले किसने खोजा था। आप उत्तर देंगे, अशोक के अभिलेखों को सबसे पहले पैंथेलर नामक व्यक्ति थे, उनके द्वारा खोजा गया था। फिर अगला प्रश्न बना, अशोक के अभिलेख को सबसे पहले पढ़ने का काम किसने किया। ध्यान दीजिएगा, अशोक के अभिलेखों को सबसे पहले कौन ढूंढा, यानी कौन खोजा। पैंथेलर नामक व्यक्ति ने ढूंढ लिया, यानी खोज लिया, लेकिन पढ़ने का काम उसने नहीं कर पाया। अब क्या हो रहा है कि ढूंढा जा रहा है पैंथेलर के द्वारा और उसको पढ़ने का काम कोई और कर रहा है। तो प्रश्न यही बन रहा है कि अशोक के अभिलेख को सबसे पहले पढ़ने का काम किसने किया। तो उत्तर देंगे, अशोक के अभिलेख को सबसे पहले पढ़ने का काम 1837 में, ध्यान दीजिएगा, 1837 में जेम्स प्रिंसेस के द्वारा किया गया। यानी अशोक के अभिलेख को सबसे पहले कौन पढ़ रहा है, जेम्स प्रिंसेस के द्वारा पढ़ा जा रहा है। और कब पढ़ा जा रहा है, 1837 ईस्वी में पढ़ा जा रहा है। तो प्रश्न आएगा, अशोक के अभिलेख को सबसे पहले पढ़ने का काम किसने किया। आप उत्तर देंगे, अशोक के अभिलेख को सबसे पहले पढ़ने का काम 1837 में जेम्स प्रिंसेस के द्वारा किया गया। ध्यान दीजिए, अशोक के अभिलेख को सबसे पहले किसने खोजा। तो दोस्तों अशोक के अभिलेख को सबसे पहले पैंथेलर द्वारा खोजा गया। और अशोक के अभिलेख को सबसे पहले पढ़ने का काम किसने किया। दोस्तों खोजने का काम तो हो गया, लेकिन पढ़ नहीं पाए लोग, तो सबसे पहले कौन उसको पढ़ रहा है। तो दोस्तों इसका उत्तर है, अशोक के अभिलेख को सबसे पहले पढ़ने का काम 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेस के द्वारा किया गया। फिर अगला प्रश्न बना, अशोक ने अपने अभिलेखों में क्या नाम दिया था। ध्यान दीजिएगा, अशोक ने जो अभिलेख बनवाया था उसमें अपना नाम क्या दिया था। ये प्रश्न आ रहा है कि अशोक ने अपने अभिलेखों में क्या नाम दिया था। तो आप उत्तर देंगे, अशोक ने अपने अभिलेखों में देव नाम प्रियदर्शी दिया था। यानी जो अशोक ने अभिलेख लिखा उसमें अपना नाम क्या डाला था, देव नाम प्रियदर्शी। अशोक ने अपने अभिलेखों में देव नाम प्रियदर्शी नाम दिया था। सिर्फ गुर्जरा, मास्की, नेट्टूर और उदय गुलान में अपना नाम अशोक दिया था। ध्यान दीजिएगा, मैंने ऊपर बताया यहाँ पर कि अशोक ने, यहाँ पर देखिए, अशोक ने मास्की, गुर्जरा, नेत्तूर एवं उदय गुलान में क्या नाम दिया था, अशोक नाम दिया था। वही यहाँ प्रश्न आ रहा है कि अशोक ने अपने अभिलेखों में क्या नाम दिया। अशोक ने अपने अभिलेखों में देव नाम प्रियदर्शी दिया था, लेकिन केवल गुर्जरा, मास्की, नेट्टूर और उदय गुलान में क्या नाम दिया था, अशोक नाम दिया था। फिर अगला प्रश्न आया, भब्रू अभिलेख कहाँ पर है। तो दोस्तों भब्रू अभिलेख राजस्थान में है। कहाँ पर है, राजस्थान में है। और इसमें अशोक ने अपने को मगध सम्राट कहा था। ध्यान दीजिए, अब देखिए प्रश्न क्या बन रहा है।
भब्रू अभिलेख कहाँ पर है? तो दोस्तों भब्रू अभिलेख राजस्थान में है और इसमें अशोक ने अपना नाम मगध सम्राट दे रहा है, यानी मगध सम्राट अशोक कहा है। किस अभिलेख में? भब्रू अभिलेख में। भब्रू अभिलेख कहाँ मिला? राजस्थान में, और इसमें अशोक ने अपने को मगध सम्राट अशोक कहा है। प्रश्न आएगा भब्रू अभिलेख कहाँ पर है? उत्तर देंगे भब्रू अभिलेख राजस्थान में है और इसमें अशोक ने अपने को मगध सम्राट अशोक कहा है। फिर अगला प्रश्न बना, बौद्ध धर्म के त्रिरत्नों की चर्चा किस अभिलेख में किया गया? तो दोस्तों बौद्ध धर्म के त्रिरत्नों की चर्चा भब्रू अभिलेख में किया गया था, यानी भब्रू अभिलेख में बौद्ध धर्म के त्रिरत्नों की चर्चा किया गया था। कहाँ पे? भब्रू अभिलेख में बौद्ध धर्म के त्रिरत्नों की चर्चा की गई है। प्रश्न आएगा बौद्ध धर्म के त्रिरत्नों की चर्चा किस अभिलेख में किया गया? उत्तर देंगे भब्रू अभिलेख में बौद्ध धर्म के त्रिरत्नों की चर्चा किया गया है। फिर अगला प्रश्न बना, अशोक के सबसे अधिक अभिलेख किस भाषा में पाए गए? तो दोस्तों अशोक के सबसे अधिक अभिलेख ब्राह्मी भाषा में पाए गए थे, जो भारत में पाए गए थे। ध्यान दीजिएगा, अभी आपको मैंने बताया कि अशोक का जो अभिलेख मिला था दोस्तों वो ब्राह्मी में था, फिर खरोष्टी में था, फिर अरमाई में था और ग्रीक में था। और यहाँ प्रश्न बन रहा है कि अशोक के सबसे अधिक अभिलेख किस भाषा में पाए गए? तो दोस्तों ब्राह्मी भाषा में पाया गया था, जो कि भारत में पाया गया था। अगला प्रश्न बना, अशोक का रोमनदेही अभिलेख कहाँ पर है? तो दोस्तों अशोक का रोमनदेही अभिलेख लुम्बिनी में है और यह सबसे छोटा अभिलेख है। प्रश्न आएगा अशोक का सबसे छोटा अभिलेख का नाम बताइए। आप देंगे रोमनदेही अभिलेख। अशोक का जो सबसे छोटा अभिलेख है उसका नाम बताइए। आप उत्तर देंगे रोमनदेही अभिलेख। और यहाँ प्रश्न बन रहा है अशोक का रोमनदेही अभिलेख कहाँ पर है? आप उत्तर देंगे अशोक का रोमनदेही अभिलेख लुम्बिनी में है और यह सबसे छोटा अभिलेख है। फिर अगला प्रश्न बना, कौशाम्बी अभिलेख किसका अभिलेख है? तो दोस्तों इसका उत्तर है कौशाम्बी अभिलेख अशोक की सबसे प्रिय पत्नी कारुबाकी का है। ध्यान देंगे कारुबाकी अशोक की सबसे प्रिय पत्नी थी और उनके द्वारा भी अभिलेख लिखवाया गया था। तो प्रश्न यहाँ यही बन रहा है कौशाम्बी अभिलेख किसका अभिलेख है? तो आप उत्तर देंगे कौशाम्बी अभिलेख अशोक की सबसे प्रिय पत्नी कारुबाकी का है और अकबर ने इस अभिलेख को इलाहाबाद लेकर चला गया था प्रश्न आएगा कौशाम्बी अभिलेख किसका अभिलेख है? आप उत्तर देंगे कौशाम्बी अभिलेख अशोक की सबसे प्रिय पत्नी कारुबाकी का है और अकबर ने इस अभिलेख को इलाहाबाद लेकर चला गया था, यानी अकबर इस अभिलेख को कहाँ लेकर चला गया? इलाहाबाद लेकर चला गया था। फिर अगला प्रश्न बना, अशोक के टोपरा और मेरठ अभिलेख को दिल्ली कौन लेकर गया था? ध्यान दीजिएगा अशोक के द्वारा टोपरा और मेरठ भी लिखा गया था और यहाँ प्रश्न बन रहा है कि अशोक के टोपरा और मेरठ अभिलेख को दिल्ली लेकर कौन चला गया? तो दोस्तों उत्तर देंगे अशोक के टोपरा और मेरठ अभिलेख को फिरोज शाह तुगलक दिल्ली लेकर चला गया था। ऊपर हमने आपको बताया कि कौशाम्बी अभिलेख अशोक की सबसे प्रिय पत्नी कारुबाकी का है और अकबर ने इस अभिलेख को यानी कौशाम्बी अभिलेख को इलाहाबाद लेकर जा रहा है और अशोक के टोपरा और मेरठ अभिलेख को फिरोज शाह तुगलक दिल्ली लेकर जा रहा है। फिर अगला प्रश्न बना, कौन सा अभिलेख बिहार में पाया गया? तो दोस्तों इसका उत्तर बना रामपुरवा, लौरिया नंदनगढ़ और लौरिया अरेराज। ये तीनों अभिलेख बिहार के चंपारण में मिले थे। अशोक के अभिलेख कौन ऐसा था जो बिहार में मिला या कौन सा अभिलेख बिहार में पाया गया? तो दोस्तों उत्तर देंगे रामपुरवा अभिलेख, लौरिया नंदनगढ़ अभिलेख, लौरिया अरेराज अभिलेख। ये तीनों अभिलेख बिहार के चंपारण में पाया गया। और दोस्तों यही प्रश्न अंतिम प्रश्न था कि रामपुरवा अभिलेख, लौरिया नंदनगढ़ अभिलेख, लौरिया अरेराज अभिलेख, ये तीनों अभिलेख कहाँ पाया गया? दोस्तों बिहार के चंपारण में पाया गया। तो दोस्तों आइए एक बार चैप्टर को फटाफट रिवीजन करते हैं और आज के चैप्टर को समाप्त करते हैं।
तो दोस्तों आज के चैप्टर में सबसे पहले प्रश्न बना था अशोक का जन्म कब और कहाँ हुआ था। तो दोस्तों इसका उत्तर बना था अशोक का जन्म 304 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में हुआ था। अगला प्रश्न बना था बौद्ध ग्रंथों के अनुसार अशोक ने राजा बनने के लिए अपने कितने भाइयों की हत्या किया था। तो दोस्तों इसका उत्तर बना था बौद्ध ग्रंथों के अनुसार अशोक ने राजा बनने के लिए अपने 99 भाइयों की हत्या किया था। फिर अगला प्रश्न बना अशोक का राज्याभिषेक कब हुआ। तो दोस्तों इसका उत्तर बना था अशोक का राज्याभिषेक 269 ईसा पूर्व में हुआ था। फिर अगला प्रश्न बना सम्राट बनने से पहले अशोक कहाँ के राज्यपाल थे। तो हमने आपको बताया था सम्राट बनने से पहले अशोक अवंती के राज्यपाल थे। कहाँ के? अवंती के राज्यपाल थे। फिर अगला प्रश्न बना था अशोक के पिता का क्या नाम था। तो दोस्तों हमने आपको बताया था अशोक के पिता का नाम बिंदुसार था। क्या था? बिंदुसार था। फिर अगला प्रश्न बना था अशोक के माता का क्या नाम था। तो दोस्तों अशोक के माता का नाम शुभद्रांगी था। क्या था? शुभद्रांगी था। फिर अगला प्रश्न बना था अशोक ने आजीवक संप्रदाय के लिए कितने गुफाओं का निर्माण करवाया था। इसका उत्तर बना था अशोक ने आजीवक संप्रदाय के लिए बराबर के पहाड़ियों में 4 गुफाओं का निर्माण करवाया था। फिर अगला प्रश्न बना था अशोक का शासनकाल कब से कब तक रहा। तो दोस्तों अशोक का शासनकाल 273 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व तक चला था। फिर अगला प्रश्न बना था अशोक को पुराणों में किस नामों से जाना जाता है। तो दोस्तों अशोक को पुराणों में अशोक वर्धन के नाम से जाना जाता। किस नाम से जाना जाता है? अशोक वर्धन के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न बना अशोक को जूनागढ़ अभिलेख में किस नाम से जाना गया। तो दोस्तों अशोक को जूनागढ़ अभिलेख में अशोक मौर्य के नाम से जाना गया। किस नाम से? अशोक मौर्य के नाम से जाना गया। फिर अगला प्रश्न बना अशोक को मास्की, गुर्जरा, नेत्तूर एवं उडेगोलम लेख में किस नाम से जाना गया। तो दोस्तों इसका उत्तर है अशोक को मास्की, गुर्जरा, नेत्तूर एवं उडेगोलम लेख में अशोक नाम से ही जाना गया था। फिर अगला प्रश्न बना अशोक को अभिलेख लिखने की प्रेरणा कहाँ से मिली थी। तो दोस्तों अशोक को अभिलेख लिखने की प्रेरणा ईरान के शासक डेरियस से मिली थी। फिर अगला प्रश्न बना अशोक ने अपने अभिलेख को कितने लिपि में लिखा गया था यानी लिखवाया था। तो दोस्तों अशोक ने अपने अभिलेख को 4 भाषाओं में यानी 4 लिपियों में लिखवाया था। पहला ब्राह्मी, दूसरा खरोष्टी, तीसरा अरमाइन और चौथा ग्रीक। और दोस्तों इसमें ब्राह्मी लिपि भारत में मिली और दोस्तों खरोष्टी लिपि पाकिस्तान में मिली और अरमाइन लिपि अफ़गानिस्तान में मिली और दोस्तों ग्रीक लिपि अफ़गानिस्तान के उत्तरी सीमा में मिली थी। फिर अगला प्रश्न बना था खरोष्टी लिपि किधर से किधर की तरफ लिखी जाती है। तो दोस्तों खरोष्टी लिपि दाएं से बाएं की तरफ लिखी जाती है। ऐसे दाएं से बाएं की तरफ लिखी जाती है। फिर अगला प्रश्न बना अशोक के अभिलेख को लिखने के लिए कहाँ के पत्थर का प्रयोग किया गया था। तो दोस्तों इसका उत्तर बना था अशोक के अभिलेख को लिखने के लिए चुनार के पत्थर का प्रयोग किया गया था। कहाँ के पत्थर का? चुनार के पत्थर का प्रयोग किया गया था। फिर अगला प्रश्न बना अशोक के अभिलेखों को सबसे पहले किसने खोजा था। तो दोस्तों अशोक के अभिलेखों को सबसे पहले पैंथेलर नामक व्यक्ति थे उनके द्वारा खोजा गया था। अशोक के अभिलेखों को सबसे पहले पैंथेलर ने खोजा था। फिर अगला प्रश्न अशोक के अभिलेख को सबसे पहले पढ़ने का काम किसने किया। तो दोस्तों अशोक के अभिलेख को सबसे पहले पढ़ने का काम 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेस के द्वारा किया गया था। फिर अगला प्रश्न बना अशोक ने अपने अभिलेखों में क्या नाम दिया था। तो दोस्तों अशोक ने अपने अभिलेखों में देव नाम प्रियदर्शी नाम दिया था। क्या नाम दिया था? देव नाम प्रियदर्शी दिया था। सिर्फ गुर्जरा, मास्की, नेटूर और उदय गुलाल में अपना नाम अशोक दिया था, जो कि मैं ऊपर आपको बता चुका हूँ। फिर अगला प्रश्न बना भब्रू अभिलेख कहाँ पर है। इसका उत्तर बना भब्रू अभिलेख राजस्थान में है। कहाँ पर है? राजस्थान में है और इसमें अशोक ने अपने को
मगध सम्राट अशोक कहा है? भब्रू अभिलेख में अशोक ने अपने को मगध सम्राट अशोक कहा है और भब्रू अभिलेख राजस्थान में है। फिर अगला प्रश्न बना था, बौद्ध धर्म के त्रिरत्नों की चर्चा किस अभिलेख में किया गया? तो दोस्तों बौद्ध धर्म के त्रिरत्नों की चर्चा भब्रू अभिलेख में किया गया था, यानी कि भब्रू अभिलेख में बौद्ध धर्म के त्रिरत्नों की चर्चा की गई थी। फिर अगला प्रश्न बना, अशोक के सबसे अधिक अभिलेख किस भाषा में पाए गए थे? तो दोस्तों इसका उत्तर, अशोक के सबसे अधिक अभिलेख ब्राह्मी भाषा में पाए गए थे, जो कि भारत में मिले थे। फिर अगला प्रश्न, अशोक का रूमनदेही अभिलेख कहाँ पर है? तो दोस्तों इसका उत्तर बना था, अशोक का रूमनदेही अभिलेख लुम्बिनी में है। कहाँ पर? लुम्बिनी में है, और यह सबसे छोटा अभिलेख है। अशोक का सबसे छोटा अभिलेख रूमनदेही अभिलेख है, जो लुम्बिनी में पाया गया। फिर अगला प्रश्न बना, कौशाम्बी अभिलेख किसका अभिलेख है? तो दोस्तों इसका उत्तर था, कौशाम्बी अभिलेख अशोक की सबसे प्रिय पत्नी कारुबाकी का है। कौशाम्बी अभिलेख अशोक की